बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल। आज कुछ इंपॉर्टेंट खबर है जी, आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इस वक्त टर्निंग पॉइंट पे मामला पहुंचा हुआ है और अब फैसला करना है। और फैसला तकरीबन हो चुका है। जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, मईशत की और सियासत की, हर तरह से हमें नज़र आ रहा है बहरान ही बहरान है और हम तबाही की तरफ जा चुके हैं, जा नहीं रहे बल्कि तबाही की तरफ जा चुके हैं और हमें संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब बहुत सारे पावर कॉरिडोर्स में और इक़्तिदार की राहदारियों में भी और बड़े-बड़े तगड़े लोग जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और जो सारी सूरत-ए-हाल को दूर से बैठ के देखते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, उन्होंने आपस में मिलना-जुलना शुरू किया है और गपशप लगानी शुरू कर दी है। और अब वो अनऑफ़िशियली बैठते हैं आपस में और बैठकर डिस्कशन भी करते हैं और जो कुछ इस वक़्त मुल्क में हो रहा है उस पे तशवीश का इज़हार भी करते हैं। और अब वो कहते हैं कि मामला तशवीश से आगे की तरफ जा रहा है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस जाली निज़ाम को और इस बेवक़्त निज़ाम को इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए और छुटकारा हासिल करके हमें सही सिमत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक ही है और वो है जनाब जनाब आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ हैं। उनके मामलात ख़राब हैं इमरान खान साहब के साथ और इसीलिए ये सारे का सारा जो बहरान है, ये क्राइसिस है, इस वक्त ये दो शख्सियात के दरमियान फंसा हुआ है। और इमरान खान साहब ने हिम्मत करके उन्होंने 2 कदम नहीं बल्कि कई कदम पीछे हट के वो इनवाइट कर चुके हैं, दावत दे चुके हैं और सारी बात वो कर चुके हैं। अब ये सारे का सारा मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्टिविटी हुई है और जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ आज मैं इंशाल्लाह इसी व्लॉग में, इसी सेशन में डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें भी हैं क्योंकि ये नौबत क्यों आई है? ये तमाम जो बड़े बैठे हैं, बुज़ुर्ग और बड़े तगड़े और जो समझते हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिनकी आवाज़ इदारे के अंदर भी सुनी जाती है और इदारे के बाहर भी सुनी जाती है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई सीट पे है तो वो वैल्यूएबल है और सीट से हट गया तो वैल्यूएबल नहीं है, नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं, जो सीट पे हों या ना हों, वो घर हों या दफ्तर में हों, वो हाज़िर सर्विस हों या रिटायर हों, उनकी आवाज़ में बड़ा वज़न होता है और उनकी आवाज़ को, उनकी बात को, उनकी एडवाइस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और जो इग्नोर करता है, फिर उसका हाल जो है वो फिर अच्छा नहीं होता और फिर वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह फिर वो तन्हाइयों का शिकार हो जाता है। और तन्हाइयों का शिकार जब हो जाता है, जब आपके सर से दस्ते शफ़क़त और आपके सर से जो आपकी पुश्त पे जो आपका इदारा जो है, वो एक साइड पे हो जाए और जब वो ये समझे, वो असेसमेंट करे कि नहीं जनाब, अब बहुत हो गया, अब मज़ीद हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर चीज़ें जो हैं, वो आपके अपने कंट्रोल में भी नहीं होती। बेशक आप कितनी ही ताकत में हों, कितनी ही मज़बूत पोज़ीशन पे हों, लेकिन फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलती, जो कि सपोर्ट मिलनी चाहिए। उस पे के बाद फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि फिर खुद जो सिस्टम है, वो खुद ही मुअल्लक़ हो जाता है और जब वो सिस्टम मुअल्लक़ हो जाए, तो इसका मतलब है कि बस डंग टपाओ पॉलिसी चल रही है और डंग टपाओ प्रोग्राम के तहत जो है, वो मामला चल रहे हैं, एडहॉकिज़्म आ जाता है और उसमें फिर सिर्फ़ यही किया जाता है कि वक़्त गुज़रने का इंतज़ार किया जाता है और उसे कहते हैं ना लेम डक, जो लेम डक का हाल होता है, लेम डक से मुराद है इस वक़्त उसी तरीके से ये हर जगह होता है और हर जगह पे ये काम होता है। अब मैं आपको ज़रा कुछ खबरें, बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि क्यों इस वक़्त सूरत-ए-हाल है। एक चीज़ तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 बातें हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक मार्केट बदस्तूर क्रैश कर गई है, कर रही है और ये दूसरा हफ़्ता मुसलसल दूसरा हफ़्ता है। आज तीसरा दिन था। हाँ जी, तीसरा दिन था आज, दूसरे हफ़्ते का भी। तो मुसलसल 15 दिन हो गए हैं। स्टॉक मार्केट सँभलने नहीं पा रही, नीचे जा रही है। और अगर आप उसके इंडेक्स पे चले जाएँ, तो कुछ शाज़ व नादिर ही है जहाँ पे ग्रीन आपको नज़र आएगा, तमाम रेड नज़र आ रहे हैं और एरो का निशान नीचे की तरफ है और वो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा पेश किया जा रहा था एक साइन के तौर पे कि जनाब, जब तक स्टॉक मार्केट स्टेबल है, इसका मतलब है कि हम हमारी इकोनॉमी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक साइन था उसमें से, वो एक तो वो आ गया, वो उसमें तो कुछ भी नहीं आया। फिर एफपीआर के जो चेयरमैन हैं, वो उन्होंने कबल-अज़-वक़्त इस्तीफ़ा ले लिया है। इससे कबल-अज़-वक़्त रिटायरमेंट ले ली है और उन्होंने मज़ीद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते
اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اکانومی کا ہی مسئلہ ہے، اس وقت اکانومی کو ہی ٹھیک کرنا ہے، اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کو باہر سے کسی نے نہیں آنا، خود ہی کرنا ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اکانومی کو تو ہم اس طریقے سے بے ہنگم طریقے سے برباد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بلا کے بٹھایا ہوا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بیٹھے لوگ دور بیٹھے، اوپر سب سے اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ اور کیونکہ اگر قومی سلامتی کے ادارے جو کہتے ہیں کہ ہم قومی سلامتی کے ادارے ہیں، تو پھر ان کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ سسٹم، اگر اس وقت پاکستان میں جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، یہ چھوٹا لفظ ہے، میں آپ کو بتاؤں، بربادی اور تباہی جو ہے چھوٹا لفظ ہے، جو تباہی اور بربادی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ پہ گرنا ہے، سارا ملبہ انہی پہ گر رہا ہے۔ کیونکہ جو نون لیگ بالکل اوپنلی وہ کہتے ہیں، آپ ان کے پاس ابھی میں آپ کو فون ملائیں، کسی بھی لیڈر کے پاس، کسی بھی وزیر کے پاس، کسی بھی مشیر کے پاس آپ فون ملائیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو اقتدار ہے ہی نہیں، ہماری حکومت نہیں، ہم تو ڈمی لوگ ہیں، ہمیں تو یہ زبردستی جنرل صاحب نے آ کے کہا ہے کہ جناب بس آپ سنبھالیں، وہ باقاعدہ نام لیتے ہیں جنرل صاحب کا، اور کہ جناب جنرل صاحب نے کہا کہ آپ آئیں بس بیٹھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی خزانہ ان کے پاس ہے اور داخلہ ان کے پاس ہے، تو یہ دونوں ہی ہمارے مہرے نہیں ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پورے ادارے پر وہ ہو جا رہا ہے، تو ادارہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنی زیادہ، کیونکہ اگر یہ تباہی جو ہے وہ انہی کے کھاتے میں ہے، کامیابی کے امکانات 0+0+0=0 ہے، کامیابی کا تو کوئی امکان نہیں ہے، اور جا رہے ہیں ہم زوال کی طرف، اور یہ زوال، یہ سارا جعلی نظام قائم کس نے کیا ہے؟ جنرل صاحب نے کیا ہے، تو جنرل صاحب ہی مورد الزام ٹھہریں گے۔ تو جنرل صاحب جو ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سمجھا کے جو سبارڈینیٹ ہے وہ تو تھک گئے ہیں بیچارے، اور اس کے بعد اب کچھ بزرگ آ گئے میدان میں، اور بزرگ چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، لیکن ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے ابھی بھی مہلت مانگی جا رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی خبر دے دیتا ہوں، تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے جی، ایک حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا، یہ سرکاری اعداد و شمار ہے کہ پچھلے 45 دنوں میں مقامی بینکوں سے 22% شرح سود پر 32 کھرب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے، 32 کھرب، ارب نہیں، 32 کھرب، اور یہ لیا گیا قرضہ، اور حکومت نے اپنے اخراجات میں کمی نہیں کی بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ 32 کھرب روپیہ کہاں گیا، یہ جو ہے یہ کہاں پہ خرچ ہوا، کیسے خرچ ہوا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی بتانے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی بتانے والا ہے، اور کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اکانومی کی ایک شکل ہے، 32 کھرب روپیہ صرف 45 دنوں میں۔